आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि होता क्या है। सबसे पहला टॉपिक हम उठाएंगे कि एनाल्जेसिक से पहले हमें जिसकी दवा बनानी थी या जो दवा बनी है वो पेन से रिलेटेड है, यानी पेन क्या है, व्हाट डू मीन बाय पेन। पेन जो अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विथ एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज और डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सच डैमेजेस। यानी कहने का मतलब है दर्द वो चीज़ है जो आपका फीलिंग है, कह सकते हैं फीलिंग, या हम कह सकते हैं जो उत्तक हैं या सेल्स हैं वो, या आपके जो टिश्यूज़ हैं वो अगर डैमेज हो जाते हैं उनके थ्रू जो आपका केमिकल सेक्रीट हो जाता है उसमें हम कहते हैं दर्द। दूसरा चीज़ है आपका एनाल्जेसिक, यानी दर्द निवारक, यानी पेन को कम करने वाला। पेन को कम करने वाला, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दवा लेनी पड़ेगी। अब वो दवा किस फॉर्म में है वो हमें नहीं मालूम है, वो एक टैबलेट भी हो सकता है, कैप्सूल भी हो सकता है, या फिर क्रूड ड्रग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका जो पेन को कम कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ CNS और पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म विदाउट सिग्निफिकेंटली अल्टरिंग कॉन्शियसनेस। बिना आपको बेहोश किए हुए आपका क्या कर सकते हैं, उस दर्द को कम किया जा सकता है, वो है आपका एनाल्जेसिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनेस्थेसिया। अब इस एनाल्जेसिक में और एनेस्थेसिया में डिफरेंस क्या है, पहले वो जान लेते हैं कि एनेस्थेसिया क्या है, फिर उसके बाद आप उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एनेस्थेसिया वो है आपका जिसमें कि आपको बेहोशी हालत में हो सकती है या मूर्छावस्था में भी कह सकते हैं, जिसमें आपके CNS से वो चीज़ क्या होता है, फुल्ली आपकी सोडियम चैनल कंडक्शन को बंद कर दिया जाता है, जिसके थ्रू आपको क्या करते हैं, पूरी आपकी बॉडी अनकॉन्शियस स्टेज में, यानी पूरी तरह से क्या होता है, आपको वहाँ से दर्द खत्म कर दिया जाता है। अब इन दोनों के बीच में भिन्नता क्या है, वो सबसे बड़ी बात है कि ये आपका बेहोशी मूर्छावस्था में भी हो सकता है, और आपका दूसरा आपका ये क्या कहते हैं, आपके होश हवास में जो भी हो, ठीक है, होश में ही रहेंगे तभी आपका दर्द कम हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है, ये दो भागों में डिवाइड किया गया है एनाल्जेसिक को, एक है ओपियोइड एनाल्जेसिक एंड दूसरा है नॉन ओपियोइड। ओपियोइड एनाल्जेसिक जो नार्कोटिक्स या मॉर्फिन लाइक एनाल्जेसिक, यानी इससे क्या होता है कि आपको दवा जो होगी वो आपको खाने के बाद निद्रा की तरह महसूस होगी या निद्रा अभी आ सकती है। और दूसरी है एनाल्जेसिक जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, यानी उसमें बिल्कुल कोई भी स्टेरॉइड नहीं होगा, उसके द्वारा आपका जो होगा दर्द को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका अपटेंड, जैसे नार्कोटिक्स ड्रग्स जो होती है आपके पोपी प्लांट से पाया जाता है, जिसे ओपियम प्लांट भी कहते हैं, ठीक है, पहले समय में बोला जाता था। उसके बाद आता है पेपैरस एंड थियोफेरस्ट, जो उसका नाम है बॉटनिकल नेम। उसके बाद है आपका ये क्या है, एक्टिव प्रिंसिपल ओपियम का, जो 1806 में हमने प्राप्त किया था, जिसे निकाला गया था, वो है केमिकल कांस्टेंट मॉर्फिन। नेचुरल ओपियम अल्कलॉइड्स में मॉर्फिन एंड कोडिंग, ठीक है, सेमी सिंथेटिक्स में आपका डायसिटामॉर्फिन, ऑक्सीमॉर्फिन और फोलोकोडीन। फिर उसके बाद ये तो आपके सारे के सारे जितने भी दिए गए हैं ये आपका नेचुरली ऑकरिंग जो है, नेचुरली जो है आपका प्राप्त हुआ है ओपिएट प्लांट से, ओपियम प्लांट से। लेकिन जब इसका सिंथेसाइज किया गया नेक्स्ट टर्म में हमारे जनरेशन में, तो वो है पिथिडम, फेंटाइल, मेथाडोन, डेक्स्ट्रामेथॉक्सीफेन, इथोपेंटासिन एंड ट्रामाडोल। ये सारी के सारी क्या है, लैब मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स हैं, लैब मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स। आगे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स, अब एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी देख लेते हैं कि क्या कहां पे एक्ट करता है, एक्ट कहां पे करता है वो चीज देख लेते हैं हम, ठीक है। ये बेसिकली आपकी दो तरीके के एंजाइम सेक्रेट होती है, जो कि आपका COX-1 और COX-2। और COX-1 है क्या, COX क्या है, ये एक तरह का एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम जिसका पूरा नाम जो दिया गया है एंजाइम, इसका नाम पूरा है साइक्लो ऑक्सीजिनेज एंजाइम। इसी के ऊपर हमारा क्या पूरा का पूरा दर्द जो है डिपेंड करता है कि ये ज़्यादा जब सेक्रेशन होने लगता है तब हमारा जो है बॉडी में टिश्यू जो होती है डैमेज हो जाती है, तब हम आपका
आपको इसी की दवा हम लोग चलाते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज की, जो होता है आपका एनाल्जेसिक। सैलिसिलेट में देख लीजिए सैलिसिलिक एसिड से क्या बना हुआ है, एस्प्रिन, सैलिसिलामाइड, बेंथाइल डाइफ्लूनिसॉल। नेक्स्ट है आपकी जो क्लासिफिकेशन में दिया गया नॉन सेलेक्टिव में पाराजोलोन डेरिवेटिव्स, फेनाइलबिटाजोन, ऑक्सीफिनाइल बिटाजोन, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में। अब देख ले प्रोपोनिक एसिड डेरिवेटिव में आप लोग अक्सर देखते होंगे कि आइब्रोफेन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नेफ्रोक्सान, कीटोफ्रेन, फेनोफेन और फर्विप्रोफेन, ऑक्सीफ्रोम, यानी जितना भी आपका FEN कंडीशन जो आपके सफिक्स हैं जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे क्या है, प्रोपोनिक डेरिवेटिव ड्रग्स हैं। नेक्स्ट है इंडोल डेरिवेटिव ड्रग्स, इंडोमेथासिन, सुलिंडेक, एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव मेफेनेम, जिसमें आपका देखा जाता है आप लोग खाते भी होंगे मेफ्टाल स्पास, उसमें मेफेनेमिक एसिड एज वेल एज आपका स्मॉस्बिक या डाइसाइक्लामिन हाइड्रोक्लोराइड भी पड़ा हुआ है, उसके साथ साथ फ्लूफिनेमिक एसिड। उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट आपके क्लासिफिकेशन में दिया गया एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, डाइक्लोफिनेक एंड टोलमेटीन। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑक्सीकेम डेरिवेटिव, पायरोक्सीकेम, जो आपका पता होता है ज़्यादा दर्द होता है तब हम पायरोक्सीकेम पहले जनरेशन में चलाई जाती थी, टेनोक्सीकेम, PVR रोलो, पायरोल डेरिवेटिव एंड कीटोरोलेक। नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड में देख लीजिए आपका COX-2 इनहिबिटर्स कौन कौन सी ड्रग्स है, प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स में देख लेते हैं जो अभी चल रही है प्रेजेंट टाइम में। आपका निमोस्लाइड चल रहा है, मेलोक्सिकेम चल रहा है, निबुमेटाजोन चल रहा है आपका सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। सेकंड में देखिए वॉल्डिकॉक्सिब, सेलिकॉक्सिब और रोफिकॉक्सिब भी आपकी मार्केट में इस समय अवेलेबल है अलग अलग नाम से, ब्रांड नेम से। एनाल्जेसिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, जो सबसे कमजोर ड्रग्स हैं जो आपकी बस केवल थोड़ी देर के लिए यानी हाफ लाइफ पीरियड जिसका कम है वो आपका कम से कम चल रही है। पैरा देख लीजिएगा, पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव ड्रग्स में है, पैरासीटामॉल ज़्यादा चल रही है, चाहे आपकी काल्पाल ले लीजिए चाहे आपका डोलो ले लीजिए, ये सारी चीज़ आपका पैरासीटामॉल कम्बिनेशन के ड्रग्स हैं। एसिटामिनोफिनॉल जो आपका केमिकल स्ट्रक्चर है, पाराजोलोन डेरिवेटिव, मेटामिजोल, प्रोपियोनफिनाजोन, बेंजा ऑक्साजोसिन डेरिवेटिव में नेफोपाम, ये सारी के सारी ड्रग आपके COX-2 इनहिबिटर्स में अदर एक्शन शो करती हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल क्या है, पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी, बहुत कम समय के लिए आपको एक्शन शो करेगी। नेक्स्ट है CNS डिप्रेशन ड्रग्स, जैसे आपको कभी कभी सर दर्द में होता है डिप्रेशन की, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इन सारे ड्रग्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो सबसे पहला एक्शन है आपके CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिप्रेशन का काम करेगी और स्टिमुलेट कर सकती है, दोनों काम कर सकती है। CVS में आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कॉजेज वैसोडाइलेशन, यानी आपका कहीं भी आपके आर्टरी या वेन में अगर डायलेशन कम हो रहा है तो उसको भी क्या कर सकती है, उसका कारण हो सकती है तो उसको भी सही कर सकती है। GIT में कॉन्स्टिपेशन हो यानी मरोड़ होता है तभी हम इसको दे सकते हैं, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी स्मूथ मसल में आपका ये दवाएं चलाई जा सकती हैं। इंक्रीज यूरेटर कॉन्ट्रैक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सारे में आपकी दवा चलाई जा सकती है। एनस में देख लीजिए माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, अगर हल्का सा आपको भी अगर शुगर की मालकुस ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसमें भी दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। एडवर्स इफेक्ट इन ड्रग्स की क्या क्या है, सबसे पहला एडवर्स है इनका एनाल्जेसिक डजेस आर यूजुअली वेल टॉलरेटेड बट एंटी इन्फ्लामेटरी डोजेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद एडवर्स इफेक्ट व्हेन यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी कहने का मतलब है कि अगर एनाल्जेसिक को हम लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट यानी एडवर्स इफेक्ट की दूसरे पार्ट को भी डैमेज ये कह सकते हैं, ठीक है। GIT ट्रैक्ट में देख लेते हैं क्या कह सकते हैं, एपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस है यानी पेट में हमेशा खिंचाव बना रहेगा और दर्दनुमा उल्टी की तरह महसूस होगा, नौजिया जिसको बोलेंगे, वोमिटिंग, उल्टी हो भी सकती है, इरोजिव गैस्ट्राइटिस यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो पेट में दर्द को उत्पन्न कर सकती है, पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है यानी पेट में घाव, और उसके साथ साथ ब्लड लॉस भी हो सकता है, स्टूल में भी प्रॉब्लम आ सकती है यानी हार्डनेस ऑफ स्टूल भी हो सकता है या लूज मोशन भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एलर्जिक भी रिएक्शन भी शो करता है, आपके हाथ पैर में भी दाने निकल सकते हैं पूरी तरह से या रैसेस भी आ सकते हैं जहाँ भी ज़्यादा रेडनेस है। हेमोलाइसिस यानी हेमोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड कॉर्पुसल
उसके बाद आपका नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी आपके नेफ्रॉन में भी टॉक्सिसिटी यानी जहरनुमा भी बन सकता है। रेज सिंड्रोम, सेल्सिलिनियम, एक्यूट सेल्सिलेट इंटॉक्सिकेशन भी इनका एडवर्स इफेक्ट शो करता है। और फंक्शन ऑफ NSAIDs, अब NSAIDs क्या है आपका? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। अब उसमें देख लेते हैं कि अब NSAID जिसमें कि आपका स्टेरॉयड नहीं होगा वो दवाएं कैसे फंक्शन करती हैं। एनाल्जेसिया में देख लीजिए, सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात कर लेते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? जो कि आपका हाइपरग्लाइसिया बाय अफेक्टिंग द ट्रांसड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्री नर्व एंडिंग्स स्टिमुलाई दैट नॉर्मली डू नॉट एलिसिट पेन आर एबल टू डू। NSAID do not affect the tenderness induced by direct application PGs but block the pain sensitization mechanism induced by the bradykinin। यानी कहने का मतलब आपके चेस्ट में भी आपका ब्रेडिकाइनिन को भी ये क्या कर सकता है? सही भी कर सकता है, डायरेक्टली सही कर सकता है। दूसरी चीज़ है आपके एंटीपायरेसिस में आपका बुखार के रूप में भी ये क्या कर सकता है? NSAIDs जो है बुखार को कम भी कर सकता है। हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी देर, ठीक है। ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ PG सिंथेसिस एट द साइट ऑफ इंजरी, इंफ्लामेटरी सेल्स एक्सप्रेसेस इंटीग्रेंस एंड सेलेक्टिन्स एंड NSAIDs act by inhibiting some of these molecules growth factor like GM-CSF, IL-6, lymphocyte transformation factor may also be affected. Stabilization of leukocyte lysosomal membrane and antagonism of certain action of kinin may be contributed to NSAIDs action। यानी कहने का मतलब है एंटी इन्फ्लामेटरी जो सिंथेसिस जो ड्यू टू द PG सिंथेसिस यानी प्रोस्टाग्लैंडिन की सेक्रेशन से हम सिंथेसाइज जब होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, तभी वो इंजरी को कॉज करता है। तो उस कॉज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कैसे काम करती है? जो कि इनहिबिट करती है कुछ मॉलिक्यूल्स के द्वारा, ताकि वो GM-CSF IL-6 को क्या करते हैं? वहीं पे वो इनहिबिट कर सकते हैं, ताकि आपका जो सेल डैमेज हो रहा है वो डैमेज ना हो पाए। नेक्स्ट एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटरी में देख लेते हैं। NSAIDs इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बोथ प्रो एग्रीगेटरी TAX, यानी ये जो TXA2 है ये आपका ट्रांसनिमिक है, ठीक है, या हम कह सकते हैं थ्रोम्बोक्सिन एंड एंटी एग्रीगेटरी PG12, यानी इसको भी ये इनहिबिट करेगी और आपका PG12 को भी इनहिबिट करेगी, जो कि आपका प्रोस्टाग्लैंडिन 12 है। बट अफेक्ट ऑन द प्लेटलेट एग्रीगेट जो थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रीडोमिनेटेड प्रोड्यूसिंग थेरेपेटिक डोजेज ऑफ मोस्ट NSAIDs इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेट ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग। यानी अब जब एग्रीगेट करेगी तो ब्लीडिंग टाइम जो होगा आपका बढ़ जाएगा। यूज क्या है आपका एंटी इन्फ्लामेटरी या NSAIDs का यूज क्या है? एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन वेयर पेन एंड इन्फ्लामेशन आर प्रेजेंट। यानी जो एक्यूट यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ है जहाँ से दर्द शुरू हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं क्रॉनिक जो लंबे समय से आपका दर्द शुरू हुआ है या घाव हो गया है, उसमें इसका क्या यूज है? तो पहला है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, बुखार के साथ जो आपके जोड़ों में दर्द होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी हड्डियों में दर्द होता है, और इन्फ्लामेटरी आर्थोपैथीज में भी आपका स्पॉन्डिलाइटिस यानी बैकबोन में जो आपका दर्द होता है, पूरा जो आपकी पीछे वाली जो बोन है उसके अंदर जो दर्द होता है उसमें भी आपका ये दर्द निवारक काम कर सकता है। एक्यूट गाउट में यूरिक एसिड जहाँ जम जाता है वहाँ पे डिस्मेनोरिया यानी आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलेशन आ रही है उसमें, मेटास्टेटिक यानी बोन में जो आपकी ब्रेकिंग हुई है उसमें भी हो सकता है। हेडेक में पोस्ट प्रेफेटिव पेन अलग तरीके का अगर दर्द हो रहा है तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं NSAID ड्रग्स। इन्फ्लामेटरी टिश्यू इंजरी टिश्यू में भी, चाहे जैसी जिस कंडीशन में हो, पायरेक्सिया रीनल कॉलिक में, आपका पेट दर्द में भी आपका एनाल्जेसिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी की सारी क्या है? विथिन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, या दे आर आल्सो गिवन टू द जस्ट बॉर्न इन्फेंट्स हुज डक्टस आर्थरियोसिस इज नॉट क्लोज विथ
24 आवर्स ऑफ बर्थ, यानी जिस बर्थ में 24 घंटे के बावजूद भी हम इन दवाइयों का इस्तेमाल करा सकते हैं बच्चे के लिए भी। अब देख ले प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कैसे होता है या किस तरह से हम इनहिबिट कराते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन का कब आपका इनहिबिट कराते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सिंथेसाइज कैसे होता है, उसके बाद हम देखते हैं क्या कर सकते हैं कि ये सही हो जाए। तो सबसे पहला आपका मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स होता है, एक तरह का लिपिड जो आपके सेल से निकलती है, जो कि कन्वर्ट होती है आर्किडोनिक एसिड, जो कि एंजाइम होता है फॉस्फोलाइपेज ए। एंजाइम जो होता है ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से जो सेक्रेशन होता है उसको कन्वर्जन का काम क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज ए। फिर आर्किडोनिक एसिड से आपका सेकेंड टाइम में कन्वर्जन होता है PGG2 में या प्रोस्टाग्लैंडिन G2 में, प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम जो है साइक्लोऑक्सीजनेट PGG2 कन्वर्ट होता है आइसोमेरेजेस एंजाइम के प्रेजेंस में PGE2, PGD2 और PGF में। सेकेंड जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर के लिए दिखाया जा रहा था या एग्रीगेशन में दिखा रहा था वो थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज, जो कि कन्वर्ट होता है यहाँ से आपका सीधे TXA2 में, उसके बाद TXB2 में, और इसके बाद यहाँ से तीनों में आपका कन्वर्ट। तीसरा वाला पॉइंट है प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेसिस जो कि PGI2 में कन्वर्ट हो जाता है। पेन देखिए PGI2 एंड PGE2 सेंसिटाइज नर्व एंडिंग्स टू ब्रेडिकाइनिन हिस्टामिन, यानी सेक्रेशन ऑफ हिस्टामिन जो कि आपका सेल से निकल रहा है, तो वहाँ पे आपका PGI2 और PGE2 जो होता है वही निकालने का काम करता है। इन्फ्लामेशन PGI2, PGD2 एंड PGE2 आर द वासोडाइलेटर्स इडिमा एर्थमा, यानी आपका स्वेलिंग के लिए भी ये क्या करता है, वेसल जो होता है डायलेट कर देता है। इन्फ्लामेशन जिसको आपका रेडनेस आ जाती है, रेसेज वगैरह भी आ जाते हैं, तो उसमें ये क्या करता है, ज़्यादा सेक्रेशन होगा तो वेसोडाइलेशन होने के बाद इन्फ्लामेशन यानी इंटरनल पार्ट में आपका स्वेलिंग भी आ जाएगी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा लेयर। प्रोटेक्शन यानी आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसा लेयर से आपका जो सेक्रेशन हो रहा है PGI2 का उसको भी कम करने का काम करती है प्रोस्टाग्लैंडिन को। मेंटेनेंस ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका अगर रीनल से ब्लड फ्लो करने लगा यानी यूरिन सेक्रेशन में ब्लड आने लगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उस PGE2 उसको भी सही कर लेता है। फीवर देख लेते हैं, फीवर के लिए PGE2 ही काफ़ी होता है। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन के लिए आपका PGI2 एंड PGD2 इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन, यानी आपका PGI2 और PGD2 दोनों क्या करते हैं, एग्रीगेशन को कम से कम होने देते हैं। थ्रोम्बोक्सिन स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट एग्रीगेशन, जो थ्रोम्बोक्सिन है वो आपका क्या करता है, एग्रीगेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है। नेक्स्ट है यूट्रस PGD2 कॉन्ट्रैक्ट्स यूट्रस, अदर PGD2 कीप्स डक्टस आर्टरियल्स ओपन फॉलोइंग बर्थ। ठीक है, ये आपका डक्टस को ओपन करने का काम करता है ड्यूरिंग द बर्थ टाइम। अब देख लेते हैं नॉर्मल टिश्यू COX-2 हाइपोथेटिकल। पहले जो हाइपोथेटिक हुआ था वो सोचा गया था कि किस तरह से ये दर्द उत्पन्न होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले नॉर्मल टिश्यू में देखा जा रहा है कि आर्किडोनिक एसिड जो होता है कन्वर्ट होता है इन दो फॉर्म में, COX-1 एंड COX-2, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव एंड इंड्यूसिबल, जो कि कौन करता है, स्टार्टिंग साइटोकाइनिन ग्रोथ फैक्टर्स के थ्रू ये क्या होता है, COX-2 इंड्यूस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है कन्वर्जन, जो कि एंसेट्स ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन होता है नॉर्मल फंक्शन के लिए, यानी आपको दर्द होने लगता है या हल्का बुखार आने लगता है तो उसके लिए COX-1 आपका रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल फंक्शन के लिए, जो नॉर्मल फंक्शन को NSAIDs रोक लेता है। COX-2 को देख लेते हैं पैथोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन, जो कि इन्फ्लामेशन यानी सेकेंड वाला जो है आपका इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होता है। थैंक यू क्लास।